क्या हाल है भाई बच्चों। हम्म। तो आज जैसे कि आपको बताया जाता है कि 11वीं लेक्चर में 11वीं नंबर का लेक्चर है मानव में प्रजनन का 11वां लेक्चर या 11वां पार्ट है, जिसमें कि 10वीं में मैं आपको बता के आया था कि स्तन ग्रंथियों के बारे में मैं पढ़ाऊँगा। स्तन ग्रंथियाँ क्या होती हैं, दूध कैसे बनता है, दूध कैसे बाहर निकलता है, इनको आकार कैसे मिलता है, इसके बारे में मैं आपको विस्तृत रूप से बताऊँगा। तो सबसे पहले अपन स्तन ग्रंथियाँ देखते हैं। स्तन ग्रंथियाँ स्तनधारी वर्ग जो 11वीं में पढ़ाया गया होगा, 3 कैरेक्टर 11वीं में बताए गए होंगे। स्तनधारी के लक्षणों में सबसे पहला ये बाहरी कर्ण का पाया जाना एक मुख्य लक्षण, दूसरा चेस्ट पर स्तनों का पाया जाना, और तीसरा जो लक्षण होते हैं शरीर पर रोमों का पाया जाना। उसमें से स्तनधारी का एक मुख्य लक्षण होता है स्तन ग्रंथियों का पाया जाना। तो स्तन ग्रंथियां मानव में नर और मादा यानी मेल और फीमेल दोनों में ही पाई जाती हैं, लेकिन मेल में ये निष्क्रिय रूप से जीवन पर्यंत बनी रहती हैं। मेल में निष्क्रिय रूप से मेल में निष्क्रिय रूप से जीवन पर्यंत बनी रहती हैं, जबकि फीमेल में ये सक्रिय होकर दूध का श्रावण करती हैं बच्चे के जन्म के पश्चात दूध का श्रावण करती हैं। तो इनका जो विकास मादा में होता है, फीमेल में होता है, प्रारंभिक जो विकास होता है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है। प्रारंभिक जो विकास होता है वह एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है। बच्चे के या शिशु जन्म के बाद पीयूष ग्रंथि के द्वारा अग्रपाली या एंटीरियर लोब के द्वारा एक हार्मोन स्रावित होता है जिसको प्रोलैक्टिन हार्मोन कहा जाता है। यह दूध पैदा करता है अर्थात बनाता है। ध्यान रख लें, तीनों हार्मोन में बोर्ड पे सबसे पहले इसी वजह से लिख रहा हूं कि इन हार्मोनों को रटना है। और इसके जो पोस्टीरियर एंड होता है यानी कि पश्च भाग पीयूष ग्रंथि का होता है, उसके द्वारा एक हार्मोन स्रावित होता है जिसको ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहा जाता है। जब बच्चा जन्म के बाद आ गया बाहर तो स्वाभाविक है माँ की जो स्तन होते हैं, मेमरी ग्लैंड होते हैं, उस पर जो निपिल पाई जाती, जैसे वो निपिल को मुंह में डालता है तो सक करता है, चूसता है, तो वैसे ही यह उत्तेजित हो जाते हैं। क्या उत्तेजित होते हैं? तो दूध को बाहर निकालने का कार्य करता है। यानी दूध को बाहर निकालने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है? ऑक्सीटोसिन। तो बेटा 4 हार्मोन आपके पास हो गए। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के दौरान प्रारंभिक विकास होता है। ये हार्मोन जिसमें कम स्रावित होगा तो उनके स्तन छोटे रहेंगे, और जिसमें अत्यधिक स्रावित होगा उनके स्तनों का विकास या उभार जो सीने पर पाए जाते हैं वो अत्यधिक होते हैं। पहला एंटीरियर लोब ऑफ पीयूष ग्लैंड यानी कि अग्रपाली का जो पीयूष ग्रंथि का भाग होता है वह एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसको प्रोलैक्टिन हार्मोन कहा जाता है, जो दूध बनाता है, दूध पैदा करता है शिशु जन्म के बाद। दूसरा भाग आता है पोस्टीरियर लोब या पश्च भाग पीयूष ग्रंथि का। यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन सीक्रेट करता है। यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन जब माँ की स्तनों के जो निपल होते हैं, मेमरी ग्लैंड के जो निपिल होते हैं, उस निपिल को मुंह में सक करता है तो दूध को बाहर निकालने का कार्य करता है। तो ये उत्तेजित करने का कार्य करता है। अब इसके बाद
इसकी संरचना आती है बेटा। इसको थोड़ा सा चित्र के द्वारा आप और हम लोग डायग्रामेटिक करेंगे। तो सबसे पहले डायग्राम एक चित्र का बनाते हैं, स्तन का गोल बिल्कुल बना दिया, ये ठीक है। अब प्रत्येक जो स्तन होते हैं, स्तन ग्रंथियां होती हैं, वह तीन प्रकार की बेटा, तीन प्रकार की ग्रंथियों से, तीन प्रकार की ऊतक से मिलकर बने होते हैं। कितने प्रकार के ऊतक होते हैं? तीन प्रकार के ऊतक होते हैं। उसमें ग्रंथिल ऊतक होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू जिसको कहा जाता है। दूसरा रेशेदार ऊतक होता है जिसको फाइब्रस टिश्यू कहा जाता है। और तीसरा वशीय ऊतक होता है जिसको फैटी टिश्यू के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखें, प्रत्येक दुग्ध ग्रंथि तीन प्रकार के ऊतकों से मिलकर बनी होती है, जिसको ग्रंथिल ऊतक, फाइब्रस टिश्यू और वशीय टिश्यू कहा जाता है। इसमें जो वसा होता है वह वसा मुख्य रूप से एक स्तन को, एक मेमरी ग्लैंड को उभार देने का कार्य करता है, उभार देने का कार्य करता है। जिसमें अत्यधिक फैटी टिश्यू पाया जाएगा उसका उभार अत्यधिक होगा, और जिसमें कम होता है तो उसमें मुख्य रूप से यह उभार कम होता है। और इनका जो कंट्रोलर होता है वह हार्मोन कौन सा मैंने बताया था बेटा? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। तो इसमें सबसे पहले आप थोड़ा सा इस प्रकार से डायग्राम को बनाएंगे पहले तो। ये ठीक है, ये डायग्राम बन रहा है बेटा। ये देखो, थोड़ा सा बस अब ये है कि कलर इस वजह से कर देते हैं जिससे कि शेप वगैरह आ जाए सही ढंग से। क्या बेटा? शेप वगैरह आ जाए, इस वजह से कर देते हैं, ठीक है। इसके ऊपर ये देखा होगा, मेमरी ग्लैंड के ऊपर ब्लैक ब्लैक कलर का भाग सेंटर में पाया जाता है, बिल्कुल काले रंग का भाग, काले रंग का भाग होता है जिसे एरियोला कहा जाता है। और इसके ऊपर बीच में सेंटर में निपिल पाई जाती है। सेंटर में क्या पाई जाती है? निपिल पाई जाती है, इस प्रकार से। तो देखिए, कितने ऊतक बताए थे मैंने? तीन ऊतक बताए थे। ग्रंथिल ऊतक यानी ग्लैंडुलर टिश्यू, रेशेदार ऊतक यानी फाइब्रस टिश्यू, और वसीय ऊतक यानी फैटी टिश्यू। तो इसमें जो ग्रंथिल ऊतक होता है, ग्रंथिल ऊतक लगभग 20 लोब का बना होता है, 20 लोब। कितने? 20 लोब का बना होता है। और ये लोब जो होते हैं, 20 लोब जो प्रत्येक स्तन ग्रंथियों में पाए जाते हैं, ये कई लोब्यूल से, कई पिंडकाओं से मिलकर बने होते हैं। क्या? ये जो है वही कई लोब्यूल से मिलकर बने होते हैं। तो एक स्तन ग्रंथि में 20 लोब पाए जाते हैं, और प्रत्येक लोब कई लोब्यूल से बने होते हैं जो मिल्क को बनाने का कार्य करते हैं, जो मिल्क को बनाने का कार्य करते हैं। तो देखिए, मैं बना देता हूँ, कई लोब्यूल बना रहा हूँ इस प्रकार से। लोब्यूल बन रहे हैं। क्या? ये पिंडकाएं जिनको हिंदी में कह देते हैं। ये चलो मैंने बना दिए। ये लोब्यूल बना दिए,
ठीक है बेटा, ध्यान से देखते चलो। चित्र वैसे हाँ एग्जाम वगैरह में नहीं पूछा जाता, एग्जाम के दृष्टिकोण से सिर्फ क्या इम्पोर्टेंट है, केवल एंजाइम इम्पोर्टेंट हैं। तो ये बना दिया, बस बहुत है यार, चलिए बन गया, बहुत है। तो वो जो कई पिंड या कई लोब्यूल से बने हैं प्रत्येक लोब, तो यह प्रत्येक लोब मुख्य रूप से जो कई पिंडिकाओं से बना है, जिसमें दूध बनता है, जिसमें दूध या मिल्क बनता है। ये जो मैंने सेक्शन बनाए हैं आप में, इसके क्या बनता है, दूध बन रहा है। इसको अपन लिख देते हैं लोब्यूल, लोब्यूल्स, पिंडकाएं। ये सभी पिंडिकाएं मिलकर एक साइनस बनाते हैं, एक चैम्बर बनाते हैं, एक कक्ष बनाते हैं। तो ये वाला जो भाग है, ये क्या बना दिया, इन सभी ने मिलकर एक चैम्बर बनाया, जिस चैम्बर को सीक्रेटरी चैम्बर या साइनस, या क्या कहा जाता है बेटा, साइनस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं बेटा, साइनस के नाम से जाना जाता है। ये ब्लू कलर की जो लेयर है वह फैट है, और ये क्या है बेटा, एरियोला वाला भाग है, और इस पर ये क्या पाई जा रही, ब्लू कलर की निपिल पाई जाती है। तो अब आप और हम लोग, हाँ, इससे थोड़ी सी मैं अलग कलर से कुछ डक्ट निकाल रहा हूं, जो साइनस से आ रही है। कहां से आ रही है बेटा, सीक्रेटरी चैम्बर या जो साइनस है, इसको अपन लैक्टिफेरस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, लैक्टिफेरस। ये जो डक्ट हैं, इन डक्ट को लैक्टिफेरस डक्ट के नाम से जाना जाता है, और डक्ट को हिंदी में कहते हैं नलिका। डक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, नलिका के नाम से जानते हैं। तो ये अपना चित्र बन गया। तो एक बार फिर से देखें, प्रत्येक दुग्ध ग्रंथि, प्रत्येक मेमेरी ग्लैंड जो होती है, वो 20 लोब से मिलकर बनी होती है, 20 पिंड से मिलकर बनी होती है। और प्रत्येक जो पिंड होता है, क्या वह कई लोब्यूल या कई पिंडिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसमें दूध पैदा होता है, जिसमें मिल्क बनता है, दूध पैदा होता है। और किस हार्मोन के द्वारा पैदा होता है बेटा, अभी जैसे मैंने बताया था, प्रोलैक्टिन। किस हार्मोन के द्वारा, प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा दूध बनता है। और प्रत्येक लोब्यूल्स मिल, ये सभी लोब्यूल्स, छोटे छोटे जो लोब्यूल्स हैं, ये मिलकर एक चैम्बर बनाते हैं, जिस चैम्बर को, ये दिखाई दे रहा है, जिस चैम्बर को सीक्रेटरी चैम्बर या साइनस कहा जाता है। इसमें दूध बना, और इस भाग में मिल्क ये एकत्रित हो गया। यहाँ से ये जो मिल्क है, छोटी छोटी नलिकाओं के द्वारा लैक्टिफेरस डक्ट जिन्हें कहा जाता है, इनके द्वारा जो फीमेल के ब्लैक कलर का भाग होता है, उभार के ऊपर, फीमेल हो या मेल हो, उसके ऊपर ब्लैक कलर का भाग होता है, और फीमेल के ऊपर भी ब्लैक कलर का भाग होता है, और उसके ऊपर छोटी सी घुंडी होती है, जिसको निपिल कहा जाता है। तो ये जो डक्ट है, लैक्टिफेरस डक्ट, ये अलग अलग आकर उस निपिल पर ओपन होती है, निपिल पर आकर खुलती है। प्रत्येक लैक्टिफेरस नलिका अलग अलग स्वतंत्र रूप पर आकर निपिल पर ओपन होती है, जिस कारण ह्यूमन फीमेल की निपिल को जब शिशु या इन्फेंट्स या बच्चा शक करता है, तो उस दौरान पीयूष ग्रंथि के पश्चपाली द्वारा जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है, तो वह उत्तेजित होकर दुग्ध स्रावण का कार्य करता है। ये नलिकाएं जो होती हैं अलग अलग जो खुली निपिल पर, तो जिस कारण से कई धार उस निपिल से बाहर आती हैं ह्यूमन फीमेल में, जबकि अन्य फीमेल स्तनधारी की होती है, जैसे गाय भैंस का उदाहरण ले लें,
तो उसमें सभी लैक्टिफेरस नलिकाएं सिर्फ निपिल पर एक छिद्र के द्वारा बाहर ओपन होती है, एक छिद्र के द्वारा बाहर ओपन होती है, जिसके कारण उनका मिल्क जब बाहर निकाला जाता है तो सिर्फ एक धार बाहर निकलती है। तो ये आप ध्यान रखें। इसकी जो फैटी लेयर है, ये जो फैट बनाई है, यह मुख्य रूप से एक उभार प्रदान करने का कार्य करती है। शिशु जन्म के बाद या ये कहा जाए गर्भावस्था में जैसी बच्चा डेवलप होता है तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उस समय बहुत अधिक मात्रा में स्रावित होता है, यानी उनका सीक्रेशन का स्तर बढ़ जाता है बेटा, सीक्रेशन का स्तर बढ़ जाता है, जिस कारण से ये उभार बड़े दिखाई देते हैं, बड़े हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो ये बेटा आपका क्या है, मैमेरी ग्लैंड या स्तन ग्रंथि। विशेष ध्यान रखें, जीवन पर्यंत मेल में निष्क्रिय रूप से पाई जाती है, फीमेल में 12 से 14 वर्ष के बाद इनका विकास होता है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण प्रारंभिक विकास होता है। जिनमें ये हार्मोन कम स्रावित होते हैं उनमें दुग्ध ग्रंथियाँ छोटी होती हैं, जिनमें अधिक स्रावित होते हैं उनमें दुग्ध ग्रंथियाँ बड़ी होती हैं। और शिशु जन्म के बाद ये जो उभार होते हैं जो सीने पर पाए जाते हैं, तो इनका उभार अधिक बड़ा हो जाता है। उसका कारण सीधे सीधे है क्योंकि उस दौरान यह हार्मोन अत्यधिक मात्रा में स्रावित होता है और इनका कार्य सिर्फ और सिर्फ एक ही है, दुग्ध का स्रावण करना। ये जो एरियोला वाला भाग बेटा मैंने बताया, इस भाग पर तेली ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? तेली ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनको सीवेशियस ग्रंथियां कहा जाता है। ये जो सीवेशियस ग्रंथियां होती हैं, जब बच्चा निपिल को शक करता है, जब बच्चा निपिल को शक करता है तो उस दौरान एरियोला वाले भाग पर पाई जाने वाली जो सीवेशियस ग्रंथियां होती हैं, इन सीवेशियस ग्रंथियां या तेली ग्रंथियों से एक ऑयली मटेरियल, चिकना पदार्थ निकलता है जिसको तेल कहा जाता है या ऑयली सीक्रेशन कहा जाता है, जिसके कारण से वह भाग चिकना हो जाता है। ठीक है बेटा, तो इसका आप पिक कर लें, इसको फोटो ले लें। तो आज के लेक्चर में क्या 11 नंबर का जो लेक्चर है वह इसमें मतलब बेटा इतना ही है। अब जो अगला जो लेक्चर आएगा, जो अगला लेक्चर आएगा वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, जो डिसीज होती हैं, उन डिसीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है बेटा, तो अभी तक मतलब इस चैप्टर के 11 पार्ट हो चुके हैं। 11 पार्ट का अब यहाँ तक का टेस्ट होगा बेटा, टेस्ट होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ आज के लेक्चर के 2 दिन बाद मैं टेस्ट लूँगा। क्या 2 दिन बाद टेस्ट लूँगा और उस टेस्ट में आपके बहुत अच्छे नंबर आना चाहिए बेटा। 2 दिन का आपके पास रिवीजन का समय है, आप बिल्कुल रिवाइज कर लें। जो भी समस्या हो वह मुझसे इनबॉक्स में जाकर, मेरे मैसेज बॉक्स में जाकर मुझको डालें, मैं आपकी समस्याओं का जवाब दूंगा, तत्पर तैयार हूँ जवाब देने के लिए। या मेरा नंबर, आपके बच्चे जो पढ़ रहे हैं मेरे पास, उनके पास मेरा जो नंबर है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मतलब प्रॉब्लम बताएं या फिर फ़ोन करके मुझसे सीधे पूछें। लेकिन मुझे जवाब ये नहीं चाहिए कि सर हम पढ़ नहीं पाए, सो नहीं पाए, ये चीज़ समझ में नहीं आए। पढ़ाई में तत्परता बनाए रखें और जब पढ़ाई में आप अच्छा तत्परता बनाएंगे, अच्छे नंबर लाएंगे, तो उतना ही मैं उत्तेजित हो जाऊंगा और उतनी ही मैं अच्छे लेक्चर और लेकर आपके लिए आऊँगा। ठीक है बेटा, तो विशेष ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें, बहुत अच्छे नंबर लेके आए बेटा इस टेस्ट में। ठीक है, ओके, बाय।